नमस्कार। देश भर में महान कथाकार, उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की जन्म शताब्दी के मौके पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हम जयपुर में राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हिंदी के जाने माने कथाकार, पत्रकार और समीक्षक आदरणीय ईश मधु तलवार मेरे साथ हैं और इसके साथ ही जाने माने आलोचक, शिक्षाविद भाई राजाराम भादु हमारे बीच मौजूद हैं। हम आज रेणु की जन्मशती के मौके पर जो चर्चा करने जा रहे हैं उसके दो विविध आयाम हैं। एक पक्ष उनके साहित्य और राजनीतिक सामाजिक विचारों का है, दूसरा पक्ष उनकी कहानियों पर बनी सिनेमा को लेकर है, जिसमें उपन्यास कहानियों के माध्यम से उनकी सामाजिक राजनीतिक चेतना पर बात करने के लिए आलोचक राजाराम भादु हमारे बीच हैं और उनकी कहानियों पर बने सिनेमा और दूसरे धारावाहिकों आदि के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ ईश मधु तलवार जी हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जिस परिवेश में यानी जिस काल में फणीश्वरनाथ रेणु पैदा होते हैं वो आज़ादी के आंदोलन का समय था, जिसमें उनकी परवरिश हुई, वो पले बढ़े और उस समय की जो सामाजिक राजनीतिक चेतना थी उस चेतना के कारण ये कहना चाहिए कि उस समय के जो लेखक बने उसमें फणीश्वरनाथ रेणु सबसे अलग निकले। प्रेमचंद के निधन के बाद की जो पीढ़ी हमारे सामने आती है उसमें फणीश्वरनाथ रेणु प्रेमचंद की परंपरा से जुड़े हुए भी दिखते हैं तो उससे थोड़े अलग भी जाते हैं। मैं राजाराम जी से ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले बताएं कि उस 1921 से लेके आज़ादी के समय तक का जो एक समय है, जो एक लेखक के तौर पर फणीश्वरनाथ रेणु के विकास का समय है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल ठीक सवाल किया प्रेमचंद जी आपने। पहली बात तो एक, वैसे तो इस रेणु शताब्दी समारोह में उनकी ज़िंदगी को लेकर के बहुत बात हो रही होगी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा हमें इस तरह से भी उसको देखना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि मेरे जो काम है वही मेरा संदेश है, तो इसी तरह से कुछ जो फणीश्वरनाथ रेणु की ज़िंदगी है, उनका अपना रचनात्मक जीवन का जो संघर्ष है वो भी अपने आप में एक संदेश है। तो एक तरह से देखें तो आप देखिए उनका जो लालन पालन है, उनके जो पिताजी थे वो बाकायदा आर्य समाजी थे और कांग्रेस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो पूरे बचपन में से ही उनको कांग्रेस का वातावरण था और उस आंदोलन से वो अपने बचपन से जुड़ गए थे। जो इंदिरा गांधी ने जो वानर सेना बनाई थी उसको एक्सटेंड करने वाले फणीश्वरनाथ रेणु थे, उन्होंने अपने स्कूल में बनाई और अपने स्कूल जीवन में उस समय जो ब्रिटिश काल में भी इस तरह का था कि बच्चों को उस कड़ी सजा नहीं दे सकते थे, पर वो बचपन में अरेस्ट हुए और तो इस तरह के आप देखेंगे कि बड़ा उसके बाद वो जो बड़ी अपनी थोड़ी आगे की पढ़ाई के लिए नेपाल गए कोइराला परिवार के साथ, और कोइराला परिवार का स्कूल था तो वहीं से उनके कोइराला परिवार से रिश्ते बने और उसके बाद में वो बनारस यूनिवर्सिटी गई। तो आप देखिए कि जब वो मैट्रिक कर रहे थे तो 1942 का टाइम था और 1942 के आंदोलन में वो कूदे, उसमें वो जेल गए और 1942 से करीब लगा लीजिए आप अलग अलग मुद्दों में वो जेल में बीमार हुए। तो 1946 के आसपास उनको पटना ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि वो बीमार थे, तो वो रहना जेल में था। तो वो उनका एक फेज है और फिर उसके बाद की पढ़ाई उनकी BHU में हुई और 1950 में नेपाल के अंदर एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ आज़ादी का, जनतांत्रिक अधिकार आंदोलन, और उस आंदोलन में कोइराला परिवार भी था और उसके साथ में रेणु थी और उसमें वो जो एक जो इस तरह का जो आक्रामक दस्ता, क्रांतिकारी दस्ता ही कहना चाहिए, उस दस्ते के साथ रेणु थे और उसमें उसका सफलता मिली। 1950 में जो राजशाही अधिकार कम हुए, जनतांत्रिक अधिकार नेपाल में बढ़े और मतलब एक घोषित रूप से एक जनतांत्रिक राज्य व्यवस्था उसके साथ आई। तो ये एक फेज 50 तक इस तरह का उनका आता है। 50 के बाद जो है उनका देखेंगे कि वो जो है 51 में बीमार हुए थे, वापस से बीमार हुए और बीमार हुए तो लंबे समय उनको रेस्ट की, आराम करने की ज़रूरत पड़ी और ये उनका लेखन का दौर है, रचनात्मक लेखन का दौर। उनकी कहानियाँ, शुरुआती कहानियाँ जैसे वो चर्चा में आई, ये सब
उस समय शुरू होता है और 61 तक ये जो महान कृति है उनकी महिला आंचल ही सामने है। और अब तो इन सब किस्से हम जान गए कि महिला आंचल लिख गया था उनकी पत्नी लतका रेणु, उन्होंने अपने गहने गिरवी रख करके एक स्थानीय प्रकाशक से इस किताब को छपाया था। और ये किताब जब छप के आकर रिलीज ही हुई थी तो नलिन बिल्लोचन शर्मा ने, जो बड़े जाने वाले आलोचक माने जाते हैं, उन्होंने उस पर एक रिव्यू किया और वो रिव्यू किया, उससे एकदम से उस किताब की अहमियत सामने आई। राजपंत प्रकाशन में उस समय ओम प्रकाश संभालते थे उसको। ओम प्रकाश जी ने तुरंत रेणु से संपर्क किया और उस प्रकाशक से जो छपी किताबें थी वो भी खरीद ली और बाद में वो एडिशन वहाँ से निकाला। इस तरह से उसकी एक कहानी बनती है। तो ये जो है 61 का पीरियड है। इसके बाद का जो पीरियड है वहाँ से मैं समझता हूँ कि तलवार जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे क्योंकि वो तीसरी कसम का दौर शुरू होता है 61 के बाद और महिला आंचल की उस प्रसिद्धि के बाद। नहीं, आपने जैसे तीसरी कसम की बात की तो मैं कहना चाहूँगा कि रेणु के साहित्य में या उनकी कहानियां उपन्यास हो तो एक दृश्यात्मकता जो है उनके लेखन में लगातार बनी रहती है। आप कोई भी कहानी, कोई भी संस्मरण, कोई भी उपन्यास उठा लीजिए तो आपको एक सिनेमा का एक पूरा दृश्य वो रचते हैं। और निश्चित रूप से जो तीसरी कसम मैं आपकी बात में जोड़ देता हूँ कि नामवर जी ने ये बात कही है जी कि रेणु का जो पूरा राइटिंग है उसमें ऐसा लगता है कि पूरे जैसे शॉर्ट जो लेते हैं ना वो लिखे गए हैं। इतनी दृश्यात्मकता, चित्रात्मकता है उनमें, ये खुद नामवर जी ने इस बात को अंडरलाइन किया। तो तलवार जी आप बताएं कि तीसरी कसम की दृश्यात्मकता, जब हम सिनेमा देखते हैं या कहानी को पढ़ते हैं तो लोगों दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे हम कहानी को सिनेमा में देख रहे हैं, सिनेमा को कहानी में देख रहे हैं। तो और ये शायद संभवतः शैलेंद्र की एक कहना चाहिए कि एक स्वप्निल कथा थी। उन्होंने एक सपना देखा था कि एक ऐसी कहानी पर ऐसी फिल्म बने। तो इस फिल्म और इस कहानी के बारे में देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आप किसी भी रचना से गुजरे हैं रेणु जी की तो उनमें खेत खलियान हैं, चौपाल हैं, पनघट हैं, जोहड़ हैं, बेल हैं, पेड़ हैं और खेतों में उगती हुई भूख है, भूख में जलते हुए चूल्हे हैं, चूल्हे पर रोटी है। यानी उनको पढ़ते हुए लगता है कि आप एक लोकगीत सुन रहे हैं मतलब। और ये जो फिल्म थी तीसरी कसम, मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म एक डायरेक्टर की विधा होती है, लेकिन दरअसल ये जो फिल्म थी ये रेणु जी और शैलेंद्र की फिल्म थी। यानी एक कथाकार और एक कवि की फिल्म थी और उन दोनों ने एक तरह से मिलकर के ये एक फिल्म क्या है, वो एक प्रेम कविता है, लोक में रची बसी प्रेम कविता उन लोगों ने ये रची। और बड़ा दिलचस्प है कि शैलेंद्र को ख्याल कैसे आया। दरअसल ये जो कहानी है मारे गए गुलफाम इनकी रेणु जी की, जिस पर तीसरी कसम फिल्म बनी थी, वो कहानी पटना से एक अनियतकालीन पत्रिका निकलती थी अपरंपरा, उसमें ये 1956 में छपी थी। बाद में मोहन राकेश ने लंबी कहानियों का एक संकलन निकाला था, उसका किताब का नाम था 5 लंबी कहानियाँ। उसमें ये कहानी थी, लंबी कहानी थी। और आप देखिए कि ये किताब जो है 5 लंबी कहानियों की, ये हाथ लगती है नवेंदु घोष के। विमल रॉय के बहुत सारी फिल्मों की पटकथाएं नवेंदु घोष ने लिखी हैं और उन दिनों भी वो शायद एक साथ काम कर रहे थे जिसमें परख फिल्म थी जिसकी पटकथा भी शैलेंद्र ने लिखी है। तो उन्होंने ये किताब लाकर शैलेंद्र को दी और शैलेंद्र ने उस कहानी को पढ़कर कहा कि हम फिल्म बनाएंगे। तो बड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी रेणु जी को। तो देखिए उन दिनों होता क्या था कि साहित्यिक कृतियों पर फिल्म जो बनती थी तो एक अरुण कौल नाम के आदमी होते थे। उनको लगता था कि साहित्यिक कृतियों का बहुत सारे लोग फिल्म वाले कबाड़ा कर देते हैं। तो उनकी एक आदत हो गई थी कि वो जो भी कोई अच्छी कहानी लगती थी तो उसका अधिकार ले लेते थे। तो इसका अधिकार भी उन्होंने लिए हुए थे, तीसरी कसम जिस पर फिल्म बनी है। तो उन्होंने जब चिट्ठी लिखी तो रेणु जी ने कहा कि ये तो अधिकार उन्होंने लिए हुए हैं अरुण कौल ने, तो आप कोई दूसरी कहानी ले लें। तो बोला नहीं, मुझे तो कहानी इसी कहानी पर ही बनानी है। तो फिर उन्होंने अरुण कौल से बात की तो अरुण कौल ने कहा कि जो शैलेंद्र फिल्म बना रहे हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि उस समय शायद ये था कि उसने कहा था पर विमल रॉय ने फिल्म बनाई तो भी कोई अच्छी फिल्म नहीं मानी जाती है। उस तरह की चिंताएं अरुण कौल को रहती थी।
तो उन्होंने ये अधिकार जो है उनको वापस दिए, और बल्कि आप देखिए कि जब अधिकार वापस दिए तो जो अग्रिम राशि उन्होंने दी थी रेणु जी को, वो भी उन्होंने वापस नहीं ली। तो उस पर जब ये फिल्म बनने की बात आई तो उस समय ये पटना आकाशवाणी में थे, फिर वो दिल्ली चले गए थे, और उन्होंने उनके साले थे शैलेंद्र के, संतोष ठाकुर, उनको उन्होंने एडवांस दे के भेजा था रेणु जी के पास दिल्ली आकाशवाणी में। तो 10,000 रुपये उस समय एडवांस दिए थे, पहले 5 दिए, फिर बाद में 5,000 रुपये दिए। तो कहने का मतलब ये कि जब फिल्म पर काम शुरू हुआ तो पहली जो खोज हुई वो हुई बासु भट्टाचार्य की। बासु भट्टाचार्य डायरेक्टर बनाए गए, जो उनकी पहली फिल्म थी। फिर बात आई कि जो नायक कौन होगा, हीरामन, तो उन्होंने कहा कि राज कपूर होंगे, तो वो सहमत नहीं थे रेणु जी इस बात से वैसे। तो उन्होंने लेकिन विश्वास दिलाया कि राज कपूर ये काम कर जाएंगे, मैं जानता हूँ उन्हें। तो राज कपूर से उन्होंने बात करी तो वो बोले कि मैं पारिश्रमिक एडवांस लूँगा। वो संकोच में पड़ गए, तो बोले कि मैं 1 रुपया मेरी पारिश्रमिक है, वो मुझे एडवांस चाहिए पूरा। तो उन्होंने 1 रुपया दिया। हालांकि जिस तरह ये फिल्म का एक यात्रा चलती है तो मुझे लगता है कि वो 1 रुपया भी उनको बहुत महंगा पड़ा। मतलब उसके बाद जिस तरह जो कास्टिंग शुरू हुई तो एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उन्होंने पूछा शैलेंद्र ने रेणु जी से कि रेणु जी आपने ये जब लिखी है तो आपके दिमाग में वो जो स्त्री है तो उसका कोई आपकी तस्वीर तो होगी दिमाग में नायिका की कि किस तरह की है। तो फिल्मों में जो नायिकाएं कुछ आपको उससे मिलती जुलती लगती है जैसा आप सोचते थे जब आपने लिखा था? तो बोले हमारे समय में तो कानन बाला और इस तरह की होती थी, और अब तो सबकी शक्लें एक जैसी होती हैं। तो बोले ये तो टालने वाली बात है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा, तो एक वो प्यासा फिल्म में माला सिन्हा के साथ कौन थी? जैसे उन्होंने कहा तो बासु भट्टाचार्य बगल में बैठे थे, तो वो बोले साला, मतलब बंगाली जब खुश होता है ना कि सही पकड़ा है इसने। तो उन्होंने कहा शैलेंद्र ने, आप वाकई आप उनका नाम नहीं जानते? वो वहीदा रहमान है, उन्हीं के लिए हम सोच रहे थे। बोला हाँ, तो जो भी है मेरा नाम तो मेरा ध्यान नहीं है। वो इंद्राणी रहमान की कुछ लगती हैं क्या? उन्होंने नहीं, उनकी लगती है। तो इस तरह ये सब कास्टिंग हुआ, ये सारी शूटिंग हुई। और इसमें दिक्कत ये हुई कि एक तो जो बासु भट्टाचार्य थे उनकी विमल रॉय की बेटी से इश्क चल रहा था, तो वो आते कम से सेट में, ये बड़ी प्रॉब्लम हुई। दूसरा, वहीदा रहमान आती थी लेकिन राज कपूर तब आते जब वहीदा रहमान का जाने का वक्त होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब ये फिल्म की प्लानिंग शुरू हुई तो यह था कि 5-6 महीने में शूटिंग पूरी कर लेंगे और 2.5-3 लाख का खर्चा आएगा। लेकिन ये फिल्म बनते बनते 5-6 साल लग गए, 22-23 लाख रुपए का खर्चा आ गया। और जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो सबसे इसका फिल्म का जो दुखांत पक्ष है वो ये है कि राज कपूर को ये लगा कि ये यदि दुखांत फिल्म हुई तो मैं भी पिट जाऊंगा, फिल्म भी पिट जाएगी, मेरा भी करियर खत्म होगा, इसका भी खत्म होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन दोनों को आप मिला दीजिए, इनको अलग मत कीजिए फिल्म के अंत में। तो उन्होंने कहा नहीं, यदि मुझे ऐसी फिल्म बनना नहीं होती तो फिर मैं यही फिल्म क्यों बनाता है, कि मुझे मिला नहीं होता, फिर ये तो नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया। आप देखिए कि दृश्य ये है कि जो फिल्म रिलीज करने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो सारे राज कपूर के थे। हालांकि बाद में उन्होंने जब राज कपूर से बात नहीं बनती थी तो विमल रॉय के डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाना चाहते थे, लेकिन वो तब तक बिखर चुके थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स की पूरी ताकत उनके पास थी। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, उसमें भी उन्होंने मना किया, बहुत दबाव डाला उन्होंने। तो कहा कि ऐसा है, लेखक यहाँ पर हैं, उनको आप बुला लें, रेणु जी को, यदि वो मान जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रेणु जी कहते हैं कि मैं गया तो वो ऐसे कर रहे थे जैसे मैं न्यायालय में सुनवाई चल रही है और मुझे कुछ जवाब देना है, और फिल्म क्या होती है, दर्शक क्या होते हैं, फायदा क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। और फिर एक आदमी था, उसने कहा कि आप लोगों के साथ, लेखकों के साथ ये बड़ी दिक्कत है कि आप लोग एडजस्ट नहीं करते। तो बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोला हमने एक एंड सोचा है, आपको बताएं? तो बताइए। तो देखिए, हमने एंड ये सोचा है कि वो राज कपूर जो है उसको स्टेशन पे छोड़ने आया है और उसकी कमर पीछे है, वो खड़ा है और वो ट्रेन में बैठ चुकी है, जारी है, और एक दुखी चेहरा है राज कपूर का। जब उनके आंसू आंसू आएंगे तो वो बड़ा अच्छा रोल कर देंगे, लोगों के दर्शक के आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। फिर कैमरा इंजन के धुएं पड़ जाता है,
और धुआं उठ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारी कविता है कि वो जो नायिका है धुआं की तरह चली गई, जिंदगी धुआं है, फला है, ये है। और फिर वो जो है अचानक अंत में ये होता है कि बुलबुला के वो नायिका आती है तो उसके कंधे पे हाथ रखती है वीरा बन के, और वो दोनों मिल जाते हैं। तो पसंद आई, रेणु जी ने कहा नहीं है। और वो उससे सारी गड़बड़ी यहाँ से ये अंत हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन फिल्मों को लेने से लगा बड़ा खतरा हो जाएगा। तो फिल्म क्या नहीं, दिल्ली में एक जगह रिलीज हुई, और दुख की बात यह है कि उस दिल्ली में जब प्रीमियर हुआ तो उसमें भी शैलेंद्र इसलिए नहीं जा पाए कि उनके खिलाफ किसी फाइनेंसर ने वारंट जारी करवा दिया था और वो छुपते हुए फिर रहे थे, और अपनी उस फिल्म का प्रीमियर भी वो नहीं देख पाए। और वो निश्चित रूप से बहुत दुखद रहा। और भी फिल्में हैं, इन पर हम बात कर सकते हैं। अच्छी बात बताइए आपने, जो तीसरी किस्म के साथ जुड़े हुए सारे प्रसंग हैं। मैं थोड़ा सा वापस हम साहित्य और उनके पूरी पृष्ठभूमि की ओर चलें तो जैसा कि हम जानते हैं रेणु का जो पूरा लेखन का जो समय रहा है, जिस एक लेखक के तौर पर विकसित होने का, वो साम्राज्यवाद के खिलाफ एक स्वतंत्रता की आकांक्षी जनता के प्रतिरोध के आंदोलन के साथ वो खड़े हुए, और लगातार वे उससे जुड़े रहे, उस जनता से, वहाँ की उस जनाकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अपनी रचनाओं में उसके प्रति बहुत सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि उनके साथ वो खड़े हुए नजर आते हैं। और जैसे आपने मेला आंचल की बात की, तो मेला आंचल में वो गांधी को एक महाप्रकाश की संज्ञा देते हैं, गांधीवाद को, और प्रशांत जिसके एक पात्र के रूप में, प्रतीक पात्र में आता है। एक चीज जो मेला आंचल या उनके तमाम कहानी उपन्यासों में देखने को मिलती है कि भूमिहीन किसानों को लेकर उनकी चिंताएं जो है बहुत गहरी हैं, और वो भूमि का मुद्दा उनका प्रति परिकथा में भी आता है, मेला आंचल में भी है, और चाहे वो लाल पान की बेगम हो या दूसरी जो कहानियां हैं उसमें भी किसान, मजदूर और भूमि और उनकी निर्धनता, उसका एक ऐसा कोलाज है कि वो एक गांव या उस अंचल विशेष के बजाय वो पूरे भारत की जनता की आकांक्षाओं को सामने रखते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल, आप एक तो मैंने जैसे बताया कि एक उनकी यात्रा जो बिल्कुल शुरुआत के दौर से, आप देखिए 42 में है वो, और 42 का आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, और वो मैट्रिक पास। तो उस समय, और उसके बाद में बीएचयू में छात्र राजनीति उस समय बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी, और रेणु को लेकर के होड़ थी कि ये जो वामपंथी पार्टियां, समाजवादी दल, इनके जो छात्र संगठन है वो अपनी तरफ खींचते थे कि वो उनकी तरफ आए, और रेणु तब तक उनसे जुड़े नहीं, और वो छात्र संगठन में पदाधिकारी रहे तो उनको सबका समर्थन मिलता था, इस तरह से पदाधिकारी रहे। तो एक तरह मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल जो अलायंस है, जो एक जुड़ाव है, वो एक, रेणु अपने आप में पॉलिटिकल तो थे, लेकिन तब तक उनका किसी से जुड़ाव नहीं बना, और इस तरह से आगे तक की यात्रा चलती है। वो जो मेला आंचल आया उसके बाद है, तब तक भी पॉलिटिकल उससे वो नहीं जुड़े थे। ये जहाँ तलवार जी ने बात खत्म की, वो दौर शैलेंद्र तो उस पूरी त्रासदी से गुजर ही गई, इतनी महान कृति बना करके, और खुद का उनका एहसान हुआ। उस कृति बनाने वाले का अंत इस तरह का हुआ कि अपनी कृति का प्रतिफल भी वो नहीं देख पाया। उसका डिप्रेशन रेणु को भी था, और खासतौर से शैलेंद्र के मरने के बाद ज़्यादा था, क्योंकि डिसीजन तो उनका ही था कि नहीं मैं चेंज करूंगा इसको, एंड को, और एंड चेंज नहीं करने से सारा कुछ हुआ था। तो 66 के बाद का जो दौर है उनका काफ़ी, रेणु की खुद की, और इधर उनकी नौकरी छूट गई, जो अच्छी खासी नौकरी में थे वो नौकरी भी उनकी छूट गई। तो वो दौर है, वहाँ एक लंबे समय तक आप देखेंगे कि, और उस समय वो लिख रहे होते हैं तो उनके बाद के उपन्यास, बाद की कहानियाँ, तो उस राइटिंग में भी एक तरह की गिरावट आप देख सकते हैं। मतलब जो सामंत मानते हैं, ये लोग ही मानते हैं कि पढ़ती कथा के बाद का जो राइटिंग है उसमें एक किस्म का डिक्लाइन है। और दूसरा जो देखेंगे उस समय का जो बेहतरीन जो काम है उनका, वो ये है कि अज्ञे से बहुत शुरू से मित्रता थी रेणु। अज्ञे दिनमान में थे, बाद में रघुवीर साहब, तो दिनमान में एक तरह से उन्होंने अघोषित रूप से नौकरी की है। और वो जो रिपोर्ट है उनकी, जो रिपोर्ट आए, तो उनके जो बाद के जितने भी रिपोर्ट आए, जो कि संकलन है, एक नेपाल वाले उसको छोड़ करके, नेपाल वाला नेपाल की क्रांति के दौर का था, बाकी सब उसी दौर के।
तो एक ये दौर है। और उसके बाद 71 के आसपास को उन्होंने एक बिहार समाजवादी दल हुआ करता था, उसमें कुछ समय के लिए उससे जुड़े, वो भी छोड़ दिया। तो 71 के बाद जो उन्होंने चुनाव लड़ा वो निर्दलीय लड़ा था, और उस चुनाव में वो हार गए। तो एक किस्म का और मोहभंग था उनको, पर उस मोहभंग से तभी जयप्रकाश का आंदोलन शुरू हुआ, संपूर्ण क्रांति आंदोलन, और वो जयप्रकाश के साथ जुड़े। और वो आंदोलन चलते चलते जो इमरजेंसी शुरू होती है, तो इमरजेंसी में आप उससे पहले के देखिए, एक रेणु की इस तरह की तस्वीर है, लंबे बाल उनके थी, जिसमें लाठीचार्ज हुआ एक रैली पर, और रेणु के सिर से खून बह रहा है। वो तस्वीर काफ़ी एक प्रचलित तस्वीर रेणु की रही है। और आप देखेंगे हिंदी साहित्य में इस तरह के किसी साहित्यकार का इस तरह दुर्लभ चित्र जो सीधे सीधे आंदोलन में इस तरह से जुड़ा। और उसके बाद वो जो भूमिगत रहे इमरजेंसी के दौर में, वो कर्पूरी ठाकुर के साथ रहे थे नेपाल, और इमरजेंसी खत्म होने के बाद वापस आई। तो ये जो एक पूरी जर्नी आप देखेंगे कि एक किस्म का एक राजनीतिक डायरेक्ट राजनीति, और आप देख पूरे हिस्टोरिकली जिस राजनीति से जुड़े वो परिवर्तन की राजनीति थी, चाहे देश की आज़ादी की थी, आज़ादी के बनने के बाद जन अधिकारों की जिनकी आपने बात की, भूमिहीन लोग, दूसरे लोग, उन सबसे जो जुड़ी राजनीति थी। आपातकाल के बाद में अपनी मृत्यु तक वो सब उन चीज़ों से जुड़े हुए। तो एक तरह का जो उनका जो राइटिंग, उनका जीवन और उनके लेखन में कहीं पे खाई नहीं, पूरा आप आर पार जा सकते हैं। उनकी ज़िंदगी से आप लेखन में जा सकते हैं, लेखन से निकल के ज़िंदगी में आ सकते हैं। ऐसे बहुत कम रचनाकार अपने यहाँ रहे। तो मैं समझता हूँ, और उस पर जो आंचलिकता, और उस पर थोड़ा अगली बार में बात करेंगे। तो यहाँ तक मैं छोड़ता हूँ। और वो जो उसका, इसलिए हमें पूरे उनके काम को एक अलग तरह से देखने की ज़रूरत है। तो वो उनके जो और फिल्में और दूसरे जो काम हुए ना, वो उसके अवदान को देखने के लिए। तो तलवार जी, मैं ये जैसे तीसरी किस्म की बात की, तो उसके अलावा उनकी कुछ और कहानियों पर भी फिल्में बनी, और एक जो सबसे मशहूर उपन्यास उनका नैला आंचल है, उस पर एक पूरा धारावाहिक बना जो बहुत लोकप्रिय भी रहा। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, फिल्में और भी बनी या नहीं बन पाई या जैसा भी रहा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तीसरी कसम में कुछ चीज़ें पर हमें और बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसे भादु जी कह रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि 2 लोगों की फिल्म थी, रेणु जी की और शैलेंद्र की। तो आप ये देखेंगे कि दोनों में समानताएं कितनी थी। 1942 के आंदोलन में रेणु जी ने भाग लिया, 1942 के आंदोलन में शैलेंद्र ने ही भाग लिया और जेल गए। मजदूरों के लिए शैलेंद्र लड़ाई लड़ते थे और रेणु मजदूरों के लिए लड़ते थे, और दोनों समान स्तर पर संवेदनशील थे। उनके बारे में जब पढ़ता हूँ तो मुझे हैरानी होती है और आश्चर्य होता है क्या ऐसा हुआ होगा। ऐसे किस्से हैं उन दोनों की संवेदनाओं के, संवेदनशीलता के। आप देखिए, जैसे उदाहरण के लिए एक बार वो पवाई झील पे बैठे हुए थे दोनों, और रेणु जी से शैलेंद्र ने कहा कि वो सुनाइए वो बहुआ घटवारीन का जो प्रसंग आता है फिल्म में, तो वो गीत उनको याद नहीं था। तो उन्होंने एक सावन भादो का पर कोई गीत सुनाया, और जो वो गीत सुनाया तो दोनों वहाँ बैठ के बहुत देर तक रोते रहे। और फिर एक दिन वो घर आए तो रेणु जी ने खुद ने लिखा है कि मुझे उन्होंने अपने एक वातानुकूलित कमरे में बुलाया और देखिए एक रिकॉर्ड हुआ है, गाना सुनिए आप इसको। तो उसी के आधार पर उन्होंने एक फिल्म का, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें गाना लिखा था शैलेंद्र ने, जिसका ये था कि अगले सावन पे भाई को भेज देना मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल था। तो अब वो दोनों उस गाने को सुन रहे हैं, उस टेप को, और दोनों रो रहे हैं, बुक्का फाड़ के रो रहे हैं। मतलब उनका बेटा आके चला जाता है, वो तो जो उनकी पत्नी थी शगुन, वो फिर आई, उसने टेप रिकॉर्डर को बंद किया। तो मुझे आश्चर्य होता है कि वाकई कैसे रो रहे होंगे, तो कितने दोनों में कितनी संवेदनशील और वो सब चीज़ें थी। बल्कि जैसा भी भादु जी कह रहे थे कि डिप्रेशन में थे फिल्म में, उसके बाद आप देखें उन्होंने खुद ने यहाँ तक लिखा है कि उनकी पत्नी से कहा, शगुन जी मैं हूँ उनका शैलेंद्र का हत्यारा। मतलब इतना डिप्रेस थे वो कि मैंने उसको मारा है, मतलब मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, यहाँ तक वो बात कहते थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि असल में शैलेंद्र मरा नहीं है, वो एक धर्म युद्ध में शहीद हुआ है। ये इन्होंने रेणु जी ने मतलब कहा है। और आप देखेंगे कि उसने भी जो फिल्म जब ये सब हुआ तो एक गाना लिखा था उन्होंने, शैलेंद्र जी ने, रुला के गया सपना, वो ज्वेल थीम का। तो रेणु जी का कहना है कि वो यही सपना था, इसी पे लिखा था, इसी के लिए लिखा था, ये रेणु जी ने कहा है। और जैसा आपने बात की, तो एक महिला आंचल पे एक बड़ी कास्टिंग की फिल्म बन रही थी, डाकदर बाबू,
उसमें धर्मेंद्र हीरो थे, जया भादुड़ी हीरोइन थी, और भी बहुत सारे लोग थे। इसकी शूटिंग शुरू हो गई थी। शूटिंग क्या 13 रील इसकी बन गई थी। लेकिन बाद में और इस फिल्म को बना कौन रहे थे? वही नवेंदु घोष जिनका मैं जिक्र किया था, उन्हीं की पटकथा थी। वही इसका डायरेक्टर थे और बहुत ही काबिल आदमी थे। कम से कम वो साहित्य से कि ऐसे फिल्म वालों में कम अभिरुचि होती है जो नवेंदु घोष में थी। लेकिन वो वित्तीय कारणों से 13 रील बन के रह गई और वो फिल्म चल नहीं पाई। कल ही मेरी बात हो रही थी, अजय भरमात मुझ बिहार के ही हैं, बड़े क्रिटिक हैं, तो वो भी कह रहे थे कि हम शायद 10वीं 11वीं में थे तब मेरे गाँव में सुपोला जिले में उनका गाँव है वीरनगर, वहाँ उसकी शूटिंग शुरू हुई थी। तो वो शूटिंग भी हमने देखी थी, और लेकिन वो फिल्म बाद में वित्तीय कारणों से ही नहीं चल पाई। एक उनकी पंचलेट फिल्म बनी है, आप देखिए 51 साल बाद, तीसरी कसम के 2017 में फिल्म बनी है। और वैसे आपने जो पंचलेट है उसमें आप देखिए क्या कहानी है उनकी कि जो पंचों के मोहल्ले, हर पंचायत की अपनी एक पेट्रोमैक्स होता है जिसको वो लाइट को लेट बोलते हैं और पंचों के लिए पंचलेट बोलते हैं। तो वो जो मुखिया है सरदार महतो टोला का, जो दलितों का टोला है, और वो पंचलेट खरीद कर लाता है। वो रोल जयपुर के कलाकार हैं रवि झाकल ने ये रोल किया इसमें। और इसमें अनुराधा वो निषाद और वो इसमें अनुभव नागपाल ये सब उसमें थे उसमें फिल्म में। तो वो जब पंचलेट खरीद के तो लिया है और बड़ा मुहूर्त भी निकाला है उसके लिए, अगरबत्ती वगैरह लाके कि अब इसको जलाया जाएगा, लेकिन वो किसी जलाना नहीं आता। तो वो एक लड़की है मुंदरी, और गोधन जो है उसको जात से बाहर इसलिए निकाला हुआ है कि वो उस मुंदरी नाम की एक लड़की को देख के सलीमे के गाने गाता है, सलीमे के गाने गाता है। तो मुंदरी जो है अपनी सहेली से कहलवाती है कि गुस्सा आता है गोधन से जलाना। फिर वो अच्छा, इस बीच में उनकी मजाक बहुत उड़ती है। वो कह रहे हैं राजपूत टोले वाले कह रहे हैं कि वो पंचलेट के सामने 3 बार दंड बैठक करो तो जल जाएगी। बोले तो जाति बिरादरी को संकट आया हुआ है। तो वो कह देते हैं भाई ठीक है, इससे बड़ी जाति क्या होगी, हमारी जाति की इज्जत रखेगा लड़का, और उसको बुला के उसको दिलाते। बट दिलचस्प कहानी है। ये फिल्म बनी है, जरूर पूरी फिल्म बनी है, लेकिन मुझे लगता है ये फिल्म भी ज़्यादा चल नहीं पाई। तो जिसे वो कहते हैं कि वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सना, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। तो ये रेणु जी के साथ हमेशा हर फिल्म में होता रहा। हालांकि अब मेला आंचल में जिसमें कहा था डॉक्टर बाबू फिल्म नहीं बन पाई थी, सीरियल एक जरूर बना, उस पर धारावाहिक बना, और वो शायद धारावाहिक उस समय काफी लोकप्रिय था, दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था धारावाहिक। हम फिर वापस रेणु जी के उस राजनीतिक और सामाजिक चिंतन पर बात करते हैं। अब हम लोग अभी भी विस्मृत नहीं कर पाए हैं कि जो बिहार आंदोलन था, बिहार का जो छात्र आंदोलन, जो जेपी मूवमेंट, जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, और उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ वो सबसे इतिहास से तो हम परिचित हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को शायद ये जानकारी होगी कि रेणु जी ने उस समय 1974 में पद्मश्री वापसी से मतलब साहित्यकारों का एक जो आत्मसम्मान है उसको जगाने की उस समय कोशिश की थी। और पिछले दिनों जो असहिष्णुता को लेकर हमारे लेखकों कलाकारों ने जितना अवार्ड लौटाए वो भी एक उस परंपरा को एक देखने की बात है। मैं उससे पहले कि आप उस पर अपनी बात कहें, मैं रेणु जी ने जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है पद्मश्री वापस करते हुए, और फिर इसके बाद एक उनको बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की तरफ से एक वृत्ति मिलती थी, उनको 300 रुपये मासिक सहायता मिलती थी, तो वो भी उन्होंने बंद करने के लिए लिखा। तो मैं वो पढ़ के सुनाना चाह रहा था कि इसमें जैसे राष्ट्रपति को उन्होंने लिखा कि आप जिस सरकार के राष्ट्रपति हैं वह कब तक लोक इच्छा को झूठ, दमन और राज्य की हिंसा के बल पर दबाने का प्रयास करती रहेगी। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पद्मश्री का सम्मान अब मेरे लिए पापश्री बन गया है। ये कितनी बड़ी बात थी। इसी तरह से उन्होंने जो राज्यपाल को चिट्ठी लिखी तो उसमें भी लिखा कि अब उस सरकार से जिसने जनता का विश्वास खो दिया है
जो जन आकांक्षा को राज्य की हिंसा के बल पर दबाने का प्रयास कर रही है, उससे किसी प्रकार की वृत्ति लेना अपना अपमान समझूंगा। कृपया इस वृत्ति को बंद कर दें। ये जो लेखक का आत्मसम्मान है या सरकार को जो चुनौती देने का साहस है एक लेखक का, वो रेणु जी में हमें लगातार दिखाई देता है। और मैं समझता हूँ कि जन्म शताब्दी के मौके पर उस गरिमा को याद करना और उस गरिमा को बनाए रखना हम सब लेखकों का दायित्व है, जिसे हम प्रगतिशील लेखक संघ के रूप में भी लगातार उभारने की बात करते हैं। राजाराम जी, इस बारे में आप क्या? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण ये बात कही है प्रेमचंद, कि इसको हमें रेखांकित करने की, याद करने की ज़रूरत है। कि आप देखिए कि पिछली सरकार के समय में और कुछ साहित्यकारों ने, बुद्धिजीवियों ने, संस्कृति कर्मियों ने अपने पुरस्कार वापस कर दिए और बाकायदा उसका आर्गुमेंट दिया, उसका एक तर्क दिया, उसका एक बयान दिया। और चाहे सरकार के पक्ष की तरफ से कुछ भी कहा जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि उस एक एक्शन से सरकार अभी तक आतंकित है और उसका माकूल जवाब नहीं दे पाई। लेकिन जिस समय रेणु ने ये किया था, और रेणु ने बिल्कुल अपनी प्रेरणा से किया था, किसी ने उनको इस चीज़ के लिए कहा नहीं था, उनको जो आपने अभी पढ़ के सुनाया ये वास्तव में उनको महसूस हुआ, और ये महसूस हुआ, उन्होंने उसको लौटाया। और जिस वृत्ति की आप बात कर रहे हैं, ये जो वृत्ति, ये पैसे उस जमाने में बहुत होते थे और रेणु बड़े क्राइसिस में थे, इसके बावजूद उन्होंने ये कदम लिया। तो अपने आप में इसको, ये कोई भुलाने वाली चीज़ नहीं है। और तब तक रेणु एक किस्म के, उन्होंने जयप्रकाश सा डंडे खाए, मार खाई, जैसा कि मैंने काम का रक्तरंजित तस्वीरें उस समय की बड़ी पत्रिकाओं में छपी, तो एक आइकन थे अपने आप में। जैसे कोई उनके कोई छोटा व्यक्तित्व तो नहीं था उस समय, तो उनका इस तरह सड़क पे आना, इस तरह जेल में गए वो उसके बाद में, तो एक किस्म का डायरेक्ट पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, रेणु हमेशा डायरेक्ट पॉलिटिक्स में रही। और डायरेक्ट पॉलिटिक्स इस तरह की जो सीधे जनता के पक्ष में, जो विपन्न जनता है, जो धरातल की जनता है, उसके साथ में खड़ी है। इसके साथ में थोड़ा सा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमें उनको आज जो देखें हम उस समय के दौर को, तो आप देखें कि रेणु जिस समय कहानियाँ लिख रहे हैं, बाद में उनका उपन्यास आता है, वो साहित्य में कौन सा दौर है? वो साहित्य में नई कहानी का दौर। और नई कहानी का जो एक बड़ा सारभूत चीज़ है वो ये है कि उसका फोकस पूरा शिफ्ट हो गया था। एक जो बहुत उस समय डिबेट भी थी, बहुत सारे लोग उस पर आरोप लगाते थे नई कहानी पर कि वो गांव से हट गई है। प्रेमचंद की परंपरा जो इस देश के बहुसंख्यक जनता को रिप्रेजेंट करती थी, गांव को करती थी, और वो गांव से वो शिफ्ट हो गई, शहरों में आ गई, और शहरी ज़िंदगी को, शहर में होते बदलाव को, नई तरह की ज़िंदगी को वो व्यक्त कर रही नहीं कहा। और इन सब आलोचनाओं के बावजूद जो मुख्य स्वर था वो नई कहानी के पक्ष में था। और नई कहानी जो एक तरह से कहना चाहिए कि शहर केंद्रित कहानी थी, वो समय मुख्य धारा। और उसके बाद जब मैला आंचल आया, उसने वो धारा बदल दी, और फिर मुश्किल हुई कि इनको कैसे किया जाए। तो उस समय आप देखेंगे कि सारे नई कहानी वालों ने रेणु को गले लगाया, शामिल किए, है ना उनको। वो आप ये जो आज हम नई कहानी के 3 किरदारों की बात करते हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, है ना। वस्तुतः देखा जाए तो ये 5 किरदार हैं। एक निर्मल वर्मा है, वो भी अलग तरह के हैं, और इधर रेणु है, वो अलग तरह के। और निर्मल वर्मा ने उस समय रेणु पर बहुत अच्छा लिखा है। उनका जो उन्होंने बहुत सही, कुछ ही लोगों पर आलोचनात्मक लेखन किया है, और जिन पर किया है उसमें रेणु एक है, और बड़ा पॉजिटिव लिखा है। तो यूँ करके 5 हुए। और मैं अपनी तरफ से इसमें 2 महिलाएं और जोड़ना चाहूँगा, वो कृष्णा सोबती है और मन्नू भट्टा है। इस तरह से कम 7 लोगों से नई कहानी बनती, मेरे हिसाब से। तो ये जो है एक, और उसका शिफ्ट इतना बड़ा शिफ्ट था कि कमलेश्वर जो सारिका निकालते थे, सारिका ने ग्राम कथा अंक निकाला, और ग्राम कथा अंक ने तमाम गांव के लिखने वाले, गांव पर लिखने वाले लोगों को और उस कहानी के मुख्य धारा में ला दिया। तब तक एक कहानी का दौर आ गया था और कहानी बड़ी भटक रही थी, और वापस से कहानी
मतलब कथा साहित्य को, बल्कि उपन्यास भी कहना चाहिए, उनको जो है ट्रैक पर लाने का। और उस समय आप देखिए तो ये की था एक आंचलिकता, मैं समझता हूँ जो आंचलिकता कहा गया, ये एक तरह से रेणु को आइसोलेट करती है, अलग करती है, मुख्यधारा से हटाती है। हमें इसमें नहीं आना चाहिए। जर्मन में गुंतर ग्रास एक बड़े राइटर हुए, और गुंतर ग्रास के जो मशहूर उपन्यास है टिंडरम और डॉग ईयर्स, है ना, उनकी भाषा इस तरह की है। तो गुंतर ग्रास को किसी ने आंचलिक वगैरह नहीं कहा, वो जर्मन मुख्यधारा की लेखक हैं। तो फिर रेणु हमारे मुख्यधारा के लेखक क्यों नहीं? और क्योंकि अब आंचलिकता को आगे देखेंगे, हिस्ट्री नहीं है। बाबा नागार्जुन ने थोड़ा लिखा, बाबा नागार्जुन बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। हाँ, तो बाबा नागार्जुन के उपन्यासों में उस तरह का है, कुछ और में है, लेकिन उसको अलग से हम ढूंढने जाएंगे तो वो परंपरा आगे जाके नदी सूख जाती से सूख जाएगी, है ना। लेकिन सबने जो प्रभावित किया है, गाँव मोटे तौर पर देखे, गाँव उसमें कथानक में आया, गाँव के जो भूमिहीनों के मुद्दे कथानक में आई। पढ़ती पर कथा आज भी आप देखेंगे कि किस तरह के मुद्दे, है ना। आज जो डिटेंशन सेंटर इन सबकी बात हो रही है ना, वो वहाँ है उस समय, और उन लोगों की कैसी जिंदगी है उस पर बिल्कुल अलग है। आप जो थोड़े बहुत रूमानीपन के आरोप कुछ लोग लगाते हैं महिला आंचल पर, थोड़ा रूमानीपन है, पढ़ती पर कथा में वो सारा खत्म हो जाता है, पूरा एकदम बदल जाता है। तो यूँ उसको देखने की चीज़ है। और एक चीज़ मैं आखिर में अपनी बात के आखिर में कहना चाहूँगा कि बिहार की बड़ी पॉपुलर लोक गायिका है मालिनी अवस्थी, और मालिनी अवस्थी ने दर्जनों गीत, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, रेणु के संदर्भ में था, उन्होंने बताया कि ये गीत मैंने महिलांचल से लिया, ये यहाँ से लिया है ना। और जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो जो है तालाब, है ना, तीसरी कसम में जो आता है महुआ घटवार और महुआ घटवार इनका, है ना, उसके वो मालिनी। तो पूरा मुझे चकित रह गया कि इतने गीतों से ये कथा, और कहानियों को ही बताया, कहानियों के संदर्भ बताया कि ये कहानियाँ यहाँ से, यहाँ ये गीत, और ये पूरा गीत इस तरह। तो ये जो है अपने आप में, मतलब जिस तरह ये कहें कि हम, और एक जो प्रतिमान बताया जाता है कि सबसे अच्छी किताब को ट्रांसलेट करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वो अपनी संस्कृति में रची पगी होती है। तो रेणु का राइटिंग तो इसका अपने आप में अपने प्रमाण है कि सबसे बड़ा चैलेंज वो विदेशी अनुवादक के सामने रहा है। फ्रेंच, आपने जिस तरह से वो उनकी भाषा और उनके पूरे कथानकों की बात की, मैं सोचता हूँ कि ये रेणु जी के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय ही हुआ कि उनको आंचलिकता का एक जो तमगा लगाकर, एक लेबल लगाकर आप अलग सीमित करने की कोशिश की गई। और लेकिन वो हालांकि खुद रेणु जी ने जब इसका जिस पहले एडिशन की आप बात करें, उस पहले संस्करण में जो किताब छप रही थी, तो उन्होंने महिला आंचल खुद ही लिखा था कि एक आंचलिक उपन्यास, खुद जो छपवाया था उसमें। तो उनको ये अंदाज नहीं था कि एक आंचलिक उपन्यास लिखने भर से उस पर इतना बड़ा आरोप लग जाएगा, और बाद में हिंदी साहित्य के प्राध्यापक वाला जो एक पूरा वर्ग है वो उसको लेकर ऐसे उड़ जाएगा कि आपने उसको बिल्कुल एक अलग श्रेणी में डाल दिया। आपने इस पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूँ सर, वो उन्होंने कहा है, पर उसका अर्थ देखना चाहिए। उसके आप खोलते ही आप पृष्ठ खोलेंगे, वो बाद के एडिशन में उसमें पंत जी की कविता है, हाँ, कविता की पंक्तियां, भारत माता ग्राम वासनी, हाँ, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा, धूल भरा मैला। अब इस धूल भरे मेले से आंचल से उस आंचलिकता को जोड़िए। हाँ। जब कह रहे हैं कि आंचलिक उपन्यास, आंचलिक के माने उस धूल भरे मेले आंचल की कथा, बिल्कुल, और वो धूल भरा मैला आंचल जो भारत माता एक मेटाफर है ना, इस देश की स्त्रियां, हाँ, है ना, आप थोड़ा इंटरप्रेट करिए। तो अब दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ लोग उस तरह की व्याख्याओं में जाते नहीं है, और वो एक सुपरफिशियल निकाल लेते हैं। वो एक लोक गायिका की बात जी। कर रहे थे, तो मुझे भी ध्यान आ रहा था कि वो जो फिल्म की अपन बात कर रहे थे, डागर बाबू, संतोष नागपाल और अनुराधा मुखर्जी जो लगाए थे, तो उसमें R.D. बर्मन ने 2 गीत रिकॉर्ड भी कर लिए थे, और एक वो शायद यही नाम था, मैं ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन लोकल एक गायिका थी, लोक गायिका मतलब, उसकी आवाज़ में 2 गीत R.D. बर्मन ने रिकॉर्ड भी कर लिए थे डागर बाबू के, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। और इसी संदर्भ मुझे ध्यान ये आ रहा था कि जो आखिरी दिन थे, कि तीसरी कसम की जब बात कर रहे थे, आप देखिए कि दोनों की आर्थिक स्थिति इस तरह की थी कि जब वो बुलाते हैं, दोनों दोस्त थे और वो अकेला पड़ गए हैं, और पहले तो आ ही नहीं पा रहे थे, रेणु जी बीमार थे कि मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रहा हूँ। जब वो गए तो रेणु जी को लगा कि उसके पास आर्थिक तंगी बहुत है, तो वो
होटल में रुकाएंगे, ये करेंगे। तो एक दोस्त के यहाँ जाकर रुक गए थे, वहाँ रहे वो कुछ दिन, और उन्होंने वहाँ से उस समय चिट्ठियाँ भी लिखी, भाई फिल्म बन गई है, और उसका जो गीत है सजनवा बेरी हो गए हमार, उसको तो मैं सुनता हूँ, जब जब सुनता हूँ मेरी आंखों से आंसू झड़ते हैं, उसको मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन फिल्म अभी रिलीज नहीं हो पा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद उनके पास भी पैसे खत्म हो गए थे, और मुंबई से पटना लौटने के लिए ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं थे उनके पास। तब उन्होंने धर्मवीर भारती से बात करी धर्मवीर में, उसमें उनको उन्होंने एक जलवा नाम की एक कहानी लिख के दी, और तीसरी कसम के कुछ संस्मरण उनको लिख के दिए, और तुरंत उनसे पैसे लिए, उस पैसे से वो पटना वापस आए। ये हाथ शैलेंद्र बाद वाला पेमेंट नहीं कर पाए थे वो पेमेंट छोड़ करके ही उनकी डेथ हो। तो मैं समझता हूँ आज हमने काफ़ी रेणु जन्म शताब्दी के अवसर पर ये जो श्रृंखला चल रही है उसमें हमने बात की है, और आज की इस बातचीत से एक अवसर मिला है कि हम आने वाले पूरे साल उनको लगातार याद करते रहें। राजस्थान में ये शुरुआत आज यहाँ जयपुर से हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रगतिशील लेखक संघ इस पर चर्चा को और आगे बढ़ाएगा, और हम शैलेंद्र के फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्य के और पक्षों पर आने वाले समय में दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से चर्चा करेंगे। मैं प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से आप सबका, दर्शकों का और मेरे दोनों साथी लेखक मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इसके लिए समय निकाला। हम रेणु की स्मृति में लगातार कार्यक्रम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।